Hello everyone. Today we have with us Sumit Kumar Singh, who has secured rank 741 in UPSC CSE. So please introduce yourself. Yeah, so my name is Sumit Kumar Singh and I belongs to Gorakhpur. This was my second attempt, and in my first attempt I cleared prelims, but unfortunately I was not able to clear mains. But in this attempt I got 741 rank, and yeah, let us see. I to give uh, next attempts also, so I'm hoping to improve my rank. Okay, sir. So ठीक है, आप improve करेंगे अपना rank. That's good to see कि आप consistent रहेंगे. But I would want to ask कि मतलब अभी आपने अपने इस जो finalist में अपना नाम देखा, तो कैसा रहा? कैसा reaction रहा आपका? क्या feeling आई थी? थिंक आई थिंक पहली फीलिंग आती है रिलैक्सेशन की, कि अल्टीमेटली वी गॉट स्टेबल एंड सेटल्ड, क्योंकि हम्म, जॉब कहीं ना कहीं चाहिए होता है। जी जी दूसरा अच्छा लगता है क्योंकि आपके परिवार को अच्छा लगता है। तो जी अच्छा लगा, साइकिल में सक्सेसफुली साइकिल से एक बार बाहर आ चुके हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आगे और अच्छा कर सकते जी साहब, ये बात तो ऐसा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मिलता है। जब आप एक साइकिल कवर करते हैं, एक साइकिल से बाहर निकलते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आता है। आई एम श्योर। सर तो आप बताना चाहेंगे आप यूपीएससी में जो आपने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको यूपीएससी करने की, इस यूपीएससी जर्नी में आने की? हैं। मैम, यूपीएससी के का जो जॉब प्रोफाइल है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो वही है कि क्योंकि बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, बहुत जी, अच्छी करियर स्टेबिलिटी है और आपको काम करने के मौके बहुत ज्यादा हैं। तो पहली जी। इंस्पिरेशन तो ये है। सेकेंड इंस्पिरेशन, मैम, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ आसपास मेरे एक दो भैया लोगों का सिलेक्शन हो चुका था 2-3 साल पहले। तो बीटेक के लास्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इसको परस्यू करता हूँ, तो दूसरी इंस्पिरेशन तो ये रही है। और तीसरी, कहीं ना कहीं बचपन से सबका ही सपना होता है कि एक बार आईएएस का एग्जाम देंगे तो। जी, 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 वो तो ज़रूर। सर तो क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट भी देना चाहेंगे आप किसी ना किसी को अपने जीवन में? अ, सबसे ज्यादा क्रेडिट तो आपकी फैमिली को जाता है ऐसे भी। जी, सेकंड में कुछ इंस्टीट्यूट्स ने हेल्प करी, जैसे कलाम आईएएस ने इंटरव्यू गाइडेंस के दौरान करंट अफेयर्स में काफी हेल्प करी, तो जी, कलाम आईएएस को भी क्रेडिट्स है। कुछ मॉक टेस्ट वगैरह के लिए और भी इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किए थे, उनको क्रेडिट है। कुछ टीचर्स अच्छा गाइड किए, उनको क्रेडिट है। जी। थैंक यू सर, अच्छा लगा कि हम आपकी हेल्प कर पाए। सर अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएँ हमें? यस मैम, तो आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2022। आई एम एन कंप्यूटर जी, साइंस इंजीनियर, एंड जी। आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करनी है। देन आई हुँ, स्टार्टेड हुँ। प्रिपेयरिंग इन अक्टूबर 2022 एंड आई अपीयर्ड इन 2023 प्रीलिम्स। I was able to cross the cutoff for prelims, but I was not mains ready. So हुँ, उस हुँ। बार मेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया एंड ऑप्शनल भी कवर नहीं था। हुँ, हुँ। देन मैंने ऑप्शनल को तैयार किया, 2024 के अटेम्प्ट पे फोकस किया, पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और जी। तो फिर 24 वाला अटेम्प्ट तो हो गया। कुछ ज़्यादा अ, खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन नहीं है, वही जो सब हुँ, टॉपर्स हुँ, को हुँ। सुना यूट्यूब वगैरह पे भी, तो वही फॉलो किया। बुक सोर्स, मेरे रिसोर्सेस बहुत मिनिमल रहे हैं। वही हुँ, बेसिक हुँ। एनसीईआरटी बुक्स और जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं उनको कई बार पढ़ा, नोट्स हुँ। बनाए, फिर नोट्स को कम करता गया, शॉर्ट नोट्स एक्टिव रिकॉल करा कि जो मुझे याद है वो मेरे नोट्स में नहीं होना चाहिए, जो मुझे नहीं याद है वो जी, मेरे नोट्स में होना चाहिए, ताकि रिवीजन में कम जी। टाइम लगे। हुँ। आंसर राइटिंग मैंने मेंस के टाइम पे ही की थी, प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में मैंने लगभग रोज टेस्ट लिखे। हुँ, तो हुँ। ये सबसे बड़ा रीजन रहा मेंस में परफॉर्मेंस। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि आपने अ, वापस सीखा चीज़ों को, आपने पहले एक अटेम्प्ट दिया था, तो आपने वापस से चीज़ों को सीखा। तो सर आपकी आप बताना चाहेंगे सर कहाँ-कहाँ आप चूक रहे थे, जो आपने इस बार अच्छे से उसको बेहतरीन किया, ताकि आपकी इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस आई है? तो मैम, मेंस में मैं अगर जीएस की बात करूं तो जीएस में जी, मुझे कंटेंट तो पता था, लेकिन हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए कंटेंट को थोड़ा सा अपने पॉलिश करना होता है। जी। तो फिर डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, थोड़े मैप्स, थोड़े डायग्राम्स, ये सब हमें अपने आंसर में और डेकोरेट करने के लिए चाहिए होता है, जिससे हमको हर पेपर में कम से कम 10 से 12 नंबर का एडवांटेज मिले, जो आपको लिस्ट के अंदर ले जाएंगे। तो इस जी, साल मैंने वो किया जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए। इसके लिए जी। मैंने प्रेफर किया कुछ सोर्सेज को, जैसे मैंने टॉपर्स कॉपी को देखा कि हुँ, वो लोग हुँ, हुँ। कैसे आंसर लिखते हैं, हुँ, हुँ। किसी पर्टिकुलर थीम पे उनके क्या क्या डायग्राम्स रेडीमेड बने हुए हैं, क्या जी, जी। एग्जाम्पल्स वो लोग डाल रहे हैं। तो वो किया। हुँ, कुछ वेबसाइट, पीआईबी इंडिया वगैरह की, गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने डेटा वगैरह निकाल के एक जगह कंपाइल कर लिया कि इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे ये वाला डेटा तो डालना ही है, डालना है, ये वाला डायग्राम डालना है। तो मैंने ये काम किया। ऑप्शनल में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पिछले साल के थीम पे रिपीट हो रहे हैं। तो जी। पीवाईक्यू के हिसाब से मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, एक टॉपिक के एक पेज के नोट्स बनाए, और बहुत कीवर्ड के फॉर्म में नोट्स लिखा, ताकि बहुत ज्यादा टेक्स्ट मुझे पढ़ना ना पड़े
और एक बार में पूरी चीजें याद रहे, कई बार मल्टीपल रिवीजन हो सके, और राइटिंग प्रैक्टिस की। इस बार मुझे लगता है कि ये मैंने अलग किया था पिछले अटेम्प्ट से। सर क्या मैं जान सकती हूँ आपका ऑप्शनल क्या था सर? इसमें मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर सर। सर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, सर हिंदी लिटरेचर की ज़्यादा गाइडेंस मार्केट में है नहीं। हम यस। नॉर्मल सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, पब एड है, बाकी सब है, एंथ्रो है, सोशियो है, इनके बारे में हमें कंटेंट भी मिलता है और गाइडेंस भी मिलती है। जी। लेकिन सर हिंदी लिटरेचर के बारे में बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी लिटरेचर चूज भी करते हैं, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, उसकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो अगर सर आप कुछ थोड़ा यू नो जो बच्चे हैं जो इन्हें देखेंगे उनके लिए थोड़ा सा कुछ बता पाए, उनकी बहुत हेल्प होगी, तो आप कुछ बताएंगे हमें? यस मैम, हिंदी लिटरेचर का मेरे हिसाब से यूपीएससी फ्रेटर्निटी में सिर्फ एक ही सोर्स है जिसको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खासकर इस बार का पेपर देख के कि वो सोर्स सफिशियंट नहीं है। हम्म। तो हमें जो अभी हिंदी लिटरेचर का एक सोर्स चलता है, ट्रेडिशनल सोर्स है, तो वो सोर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस साल के पेपर को देखते हुए सफिशियंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें हम्म। खुद से कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे हम्म। एमए के सिलेबस में आचार्य रंजन शुक्ल वगैरह की किताबें हैं, वहां से भी जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पढ़ना जी। चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप के हिसाब से आप थीम बना सकते हैं, और उस हम्म। थीम के हिसाब से आप कंटेंट सर्च कर सकते हो, नेट पे अलग अलग किताबों में देख के अपने नोट्स बना सकते हो। वो हम्म। कंटेंट आपसे थोड़ा अलग स्टैंड भी करेगा और थोड़ा मार्क्स भी आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है हम्म। कि हाँ, आप तो सही कह रहे हो कि हिंदी लिटरेचर का ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, जी। लेकिन जी। इसमें थोड़ी खुद से मेहनत करनी पड़ती है हिंदी लिटरेचर के लिए। तो सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा इन डिटेल मुझे बता पाएं कि सर जैसे पेपर वन में हर एक पेपर में पार्ट ए पार्ट बी होता है, तो सर उसमें किस हिसाब से, अगर जैसे हमारी पोइट्रीज हैं तो पोइट्रीज को कैसे एनालाइज करके उसको किस तरह से किया गया, आपने जैसे स्टोरीज हैं, बहुत सारी बुक्स होंगी, स्टोरीज होती हैं, तो जी। उनको आपने कैसे समराइज करके उनसे नोट्स बनाए, कहाँ कहाँ से आपने एक्स्ट्रा रेफरेंस लिया, तो अगर आप जी। बता सकते हैं तो। पेपर वन का जो पार्ट ए है वो जी। जी। बेसिकली भाषा खंड है उसमें। अब जी। जी। उसमें क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपको हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत से हिंदी तक की जर्नी क्या रही है, जी। और फिर हिंदी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है, हिंदी के हम्म। प्रचार प्रसार में वैज्ञानिक मतलब साइंस साइंस में उसका उसको उसको फ्लरिश करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सब जी। मैंने कोचिंग आपको किसी भी कोचिंग नोट्स में ये वाला पार्ट आपको ठीक से मिल जाएगा, जी। तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। इस पार्ट में जी। काफी फैक्चुअल चीजें होती हैं, तो आप नोट्स बना के अगर याद कर लेंगे तो इस पार्ट में आपके मार्क्स आएंगे। जो जी। पार्ट पेपर वन का जो पार्ट बी है, जहाँ से जी। लिटरेचर शुरू होता है, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है, कहानियां जी। उपन्यास आदि का इतिहास हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि किस राइटर से, किस पीरियड से, हिंदी लिटरेचर के आदिकाल से या फिर रीतिकाल से या भक्तिकाल से, किस पीरियड से, और हर पीरियड का आप बेसिकली 2 पेज में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, उसकी हम्म। इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम लिख लीजिए, उन इंपॉर्टेंट हम्म। राइटर्स की इंपॉर्टेंट राइटिंग्स का नाम लिख लीजिए, और जी। उनके दो दो चार चार लाइन हर एक कृतियों से, उनकी हर एक रचनाओं से कोट करने के लिए जी। लिखिए, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में एग्जाम्पल्स की महत्ता बहुत ज्यादा है। आपको अपने हर ओके। आर्गुमेंट को उनके कोटेशन से, उनकी लाइन से सब्सटेंशिएट करना होता है। तो उसका ओके। आप एक अलग फाइल बना लीजिए जहाँ पे आप सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हों। जी। और और दूसरी बात मैम, जब भी आप हिंदी लिटरेचर के नोट्स बनाएं तो आप कीवर्ड्स में बनाएं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि रीतिकाल की प्रवृत्ति क्या रही है, तो आप एक हम्म। पॉइंट में लिख लें कि दरबारी कवि कवि रहे हैं, दूसरे पॉइंट में हम्म। श्रृंगार रस की कविताएं रही हैं, तीसरे हम्म। पॉइंट में लिखिए कि ये कवि सामाजिक न्याय की बात उतनी ज्यादा नहीं करते थे जितना भक्ति काल में होती थी। तो तीन तीन चार हम्म। चार पॉइंट लिख लेंगे आप, इन पॉइंट्स पे आप पैराग्राफ बना सकते हैं आंसर में। और बस एक हम्म। श्रृंगार की कविता लिख लीजिए, एक हम्म। किस तरह से दरबारी कवि थे तो किस तरह से दरबार के लिए कविता सुनाते थे, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो आपके 4-5 कीवर्ड से पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा। तो ये अप्रोच हमें रखना चाहिए हिंदी लिटरेचर में, और इस अप्रोच से आप कम समय में ज्यादा अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य को खत्म किया जा सकता है और अच्छे नंबर पाए जा सकते धन्यवाद सर, ये बच्चे जान के आई गेस वो अच्छे से नोट्स बना पाएंगे, उनको एक गाइडेंस जरूर मिली होगी। सर मैं जानना चाहूंगी कि सर आपने जब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करी, तो सर टेस्ट सीरीज ने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपकी इस तैयारी में? कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में बच्चे कभी कभी, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा ही घुस जाते हैं, टेस्ट सीरीज को हैं। इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि वो कर लेंगे, तो हम्म। उसके बीच में वो कैसे एक एक बैलेंस बना पाते हैं, किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बताएंगे? मैम अगर फिल्म्स के स्टेज की मैं बात करूं, तो यहाँ पे पहले जी। हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट वाइज जी। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है।
तो जैसे ही हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट जी, करते हैं, सेक्शनल टेस्ट उसके देने की कोशिश करें। उसके सेक्शनल टेस्ट में जी। एनालाइज करें कि सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट या कौन सा थीम, कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुँ, अगर हुँ। मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो हुँ, आप हुँ। सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके क्वेश्चंस ओशनोग्राफी से ज्यादा गलत हो रहे हैं या हुँ, क्लाइमेटोलॉजी से ज्यादा हुँ। गलत हो रहे हैं। तो फिर आप उन चैप्टर हुँ, को खुद हुँ। से रिवाइज करें। और फुल हुँ, लेंथ टेस्ट की बात मैं अगर करूँ, तो एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक दो रिवीजन हो जाए, तो आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट देने से पहले आपके पिछले 12-13 साल के सारे पीवाईक्यूज हो गए होने चाहिए। आप हुँ, उन हुँ। पीवाईक्यूज को, हर साल के पेपर को एक फुल लेंथ टेस्ट की तरह पहले दो, उसको एनालाइज करो, उसके ऑप्शन पे भी वर्क करो। जब ये पूरी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट की तरफ जा सकते हो। ऐसे टेस्ट सीरीज को आप अपने को लगाना चाहिए जो बहुत डिमोटिवेटिंग ना हो, कन्वेंशनल सोर्सेज से क्वेश्चन आते हो, बहुत रैंडम क्वेश्चन ना है जिससे कि बहुत डिमोटिवेशन हो। टेस्ट सीरीज के मार्क्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है उससे हट के होते हैं। तो टेस्ट सीरीज हुँ। से हमें बस ये एनालाइज करना चाहिए कि किस जगह पे हमारी कमियां हैं, उसको फिर से रिवाइज करना चाहिए, उसको रिवीजन पर्पसली उपयोग करना चाहिए। अब अगर मेंस के ओके टेस्ट सीरीज की बात करूँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टेस्ट सीरीज का मेंस के ही पार्ट में है, क्योंकि मेंस में राइटिंग की स्पीड और आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में टॉपिक्स जो होते हैं, थीम्स जो होती है वो लिमिटेड होती है, हमें उन्हीं थीम्स को तैयार करना होता है। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू हम अपने थीम्स को, जो अपने मटेरियल है, उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल किस तरह काम कर रहा है। जो हमने अपने वन पेजर्स नोट्स बनाए हुए हैं हर थीम पे, जैसे इंडियन सोसाइटी का हमने कोई नोट्स बनाया है, उसमें सोसाइटी के फैमिली पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, टेस्ट में अगर वो पॉइंट्स हम लिख के आ रहे हैं तो हमें किस तरह के मार्क्स मिल रहे हैं। एक तो हमें ये समझ में आएगा। दूसरा मैम, हम ये देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 घंटे की टाइम लिमिट में अगर टेस्ट कंप्लीट हो रहा हो, और अगर 3 4 5 टेस्ट हम सिमुलेटर टेस्ट देते हैं, एग्जाम इन्वायरमेंट में देते हैं, ऑफलाइन सेंटर पे जाकर देते हैं, तो वो काफी हेल्प करता है। उससे आप एक एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको अकस्टम हो जाते हो, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो लोग मेंस अपियर करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जी। लगातार दो पेपर देना वो बहुत टायरिंग हो जाता है। तो जब तक अपन इसकी हुँ। एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे पहले, तो वो एग्जाम में काफी ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो मेंस में टेस्ट का काफी रोल है, वो हमें देना चाहिए। हुँ। जी सर। ओके सर। कभी-कभी मैंने पेपर्स देखे हैं तो उसमें है कि लगातार आपको 3 घंटे लिखना होता है, तो जी। कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आई गेस वो जी। प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज़ से वो चीज़ कहीं न कहीं कंपनसेट हो जाती है। यस मैम। जी सर। सर आपने जब इंटरव्यू की तैयारी करी, तो सर आपने वो आईएएस लाइक क्वालिटीज़ जो हम अपनी जब हम सर्विसेज़ में जाते हैं तो वो क्वालिटीज़ जो हमें चाहिए होती है, तो सर वो कहाँ से अपने आपने इनकलकेट की अपने अंदर? मुझे लगता है कि एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ही आप काफी सारी क्वालिटीज को इंकलकेट करते हो। किसी भी आईएएस की जो सबसे अच्छी क्वालिटी हो सकती है, मुझे लगता है कि डेडिकेशन, एफिशिएंसी, परसिवरेंस। तो आप लगातार, अगर आप बार इस एग्जाम को दियो, तो आप 2 साल या 2.5 साल से इस एग्जाम के साइकिल में हो। आपको हर जी, दिन जी। शो अप करना है। वो कहते जी। हैं कि शोइंग अप इज एन अंडररेटेड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। तो हर हुँ। दिन आपको शो अप करना है, तो वहां से आपकी डिसिप्लिन इंकलकेट होती है आपके अंदर, परसिवरेंस, हार्ड वर्क इंकलकेट होता है। फिर आपको इस एग्जाम में खुद से ईमानदार रहना, खुद के लिए ईमानदार रहना होता है। आप इस उम्र में हो कि आपको कोई बताने नहीं आएगा आपकी, आपको रोज उठना है, पढ़ना है। आप इससे झूठ नहीं बोल सकते कि आज मैंने इतना पढ़ा, क्योंकि क्योंकि एक कंपटीशन है। तो फिर इसमें जो इंटीग्रिटी की वैल्यू होती है, ऑनेस्टी की वैल्यू हुँ, होती है, वो पहले खुद के लिए हुँ। डेवलप होती है, बाद में हुँ, सोसाइटी हुँ। के लिए डेवलप होती है। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान भी काफी वैल्यूज इंकलकेट हो जाती हैं। और दूसरा, हम अपने आसपास फिर लोगों को देखते हैं, अपने समाज में लोगों को देखते हैं, कम इथिक्स को पढ़ते हैं, कंपैशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से अफसर्स लाइक क्वालिटीज इंकलकेट हो जाती हैं। जी सर। सर एक क्वेश्चन आप इंटरव्यू से रिलेटेड कि सर जब आप उस रूम में होते हैं, पैनल के सामने होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन्स के जवाब नहीं आते। तो यस मैम। आप वो जो एक प्रेशर बनता है बच्चों पे, वहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो कितनी भी तैयारी कर लें, वो एक प्रेशर जो बनता है सामने बोर्ड के सामने फाइनल इंटरव्यू में कि अच्छा अब तो क्या है, माइंड ब्लैंक हो गया, क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे? सो जो प्रेशर होता है उसको कैसे सस्टेन करें, उसको कैसे उससे निकलें? यस मैम, होता है कभी कभी। मेरे साथ में मॉक इंटरव्यूज में ऐसा हुआ कि कभी कभी कोई ऐसे सवाल आते हैं जिससे एकदम आप ब्लैंक हो जाते हो। तो अगर वो जी, फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप नहीं जी। याद कर पा रहे हो, तो उसमें आप ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करो पैनल को। हुँ, आप हुँ, सीधे हुँ, बता सकते हो कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं इसको हुँ, पढ़ूंगा। तो आप यहाँ से आप हम्बल हो, ऐसा शो होता है। अगर आप उसमें घुमाते हो तो फिर ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऑनेस्टी की कमी है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एनालिसिस पे बेस्ड है, तो आप अपने आप को काम डाउन करो, हुँ, क्वेश्चन हुँ, को ध्यान से सुनो,
अगर आपको सवाल हुँ, समझ में नहीं आया तो आप बहुत हम्बली उनसे पूछ सकते हो कि सर आप एक बार प्लीज मुझे सवाल और समझा दें। और हुँ, आप हुँ, उनसे ये भी कह सकते हो कि सर मुझे 10 से 15 सेकंड का समय चाहिए सोचने के लिए। वो आराम हुँ, से, इसमें कोई इशू वाली बात होती है। आप 10 से 15 सेकंड का समय लो, कोशिश करो कि हुँ, आंसर को फ्रेम करो, दो तीन अच्छे हुँ। पॉइंट्स लाओ और आप बोलो। एनालिसिस वाले क्वेश्चन में हमें चुप नहीं होना है या सॉरी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप गलत डेटा देने से अच्छा है कि आप सॉरी बोल दो, उसमें वो माइंड नहीं करते हैं। ओके, मतलब बोर्ड एक आपको टाइम देता है ताकि आप अपने यस मैम। आराम से अपने आप को आप शांत करके एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके आप उन्हें बता सकें। बोर्ड यस एक मैम। टाइम देता है। yes, मैम। और इसका जी, काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। अगर आप समय लेके आंसर देते हो तो बोर्ड को जी, लगता है कि आप कंसिडरेट हो, आप जो आपके मन में आया वो नहीं बोल दे रहे हो, आप सोच समझ जी, के काम करने वाले इंसान हो, तो वो अच्छा इम्पैक्ट भी आता जी। है उससे। ओके सर। ये तो सर बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई। बच्चे बहुत ज़्यादा इससे वो पूरी तैयारी कर भी लेंगे लेकिन उनके दिमाग में रहता है अगर नहीं आया तो, ना बोल दिया तो कैसा होगा? तो ये चीज़ उन्हें हेल्प करेगी। ओके सर। सर आपने पूरी तैयारी में अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखा? क्योंकि बच्चे एक बहुत हैं कि वो बैठ ही नहीं पाते, उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। तो एक फ़ोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच में वो बैलेंस आपने कैसे बनाया? मैम इसमें क्या है कि मैंने वो पर डे घंटे रिजर्व करके पढ़ाई करने वाली टेक्निक नहीं लगाई थी। कुछ लोग होते हैं कि उनको 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। हुँ, मेरा हुँ। सिस्टम था रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम था। तो मैं अच्छा। रात में सोने से पहले जो भी मुझे, पहले महीने का टारगेट मैं करता था कि मुझे आज एक महीने में लक्ष्मीकांत खत्म करनी है। फिर मैं जी, इसको जी। चैप्टर्स में डिवाइड करता था कि मुझे एक दिन में इतने चैप्टर्स करने होंगे। तो रात में मैं हुँ, अपना टारगेट सेट करता था कि मुझे अगले दिन इतने चैप्टर करने हैं। तो अगर मेरा 4 घंटे में भी हो जाता टारगेट पूरा तो मैं 4 घंटे पढ़ के उठ जाता था। अगर कोई मुझे कुछ पढ़ना होता था और तो पढ़ लेता, नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेता था, वरना मैं दोस्तों के साथ घूमता था। ज्यादा मैं प्रेशर नहीं लेता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 11 घंटे भी लग जाएंगे वो टारगेट्स पूरे करने में जो आपके टारगेट्स आपने रात में पहले सेट किए थे। तो फिर उस दिन हुँ। 11 घंटे पढ़ाई होती थी। तो ऐसा कोई फिक्स्ड आवर नहीं था, टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं तो मुझे लगता था कि मेरा काम हो गया है। तो ये मैं इस सही है हिसाब से। सर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स आर गुड थिंग। ओके सर। सर आप ये जो अब कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं 2025 प्रीलिम्स में, सर उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैम अब क्योंकि 25 दिन ही बचे हुए हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा जी, कि आप कुछ नया ना पढ़ें। आप जी, जितना पढ़ लिए उतना सफिशियंट है। जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर जी। क्वेश्चन में हमेशा रहिए। आपको लगेगा कि हमने कई बार लगा लिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर जी। क्वेश्चन में सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसमें यूपीएससी का लैंग्वेज आपको दिमाग में सेट हो जाता है। हुँ, यूपीएससी हुँ। को अगर कोई ऑप्शन गलत बनाना होता है तो वो किस भाषा में बात करती है। अगर हुँ, आपसे हुँ, सही हुँ। कराना होता है, जैसे सबको पता है कि अगर यूपीएससी यहाँ लिखती है कि दिस पर्टिकुलर बॉडी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो हमेशा हुँ, हुँ। गलत होता है। या कभी लिखती है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और दिस थिंग इज हुँ, हुँ। डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हुँ, तरह की हुँ। छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटी छोटी, जिसको हुँ। टिप्स आप या एलिमिनेशन टेक्निक्स भी बोल सकते हो। जी। इट इज नॉट एलिमिनेशन टेक्निक, इट इज ऑल हुँ। अबाउट लैंग्वेज। यूपीएससी किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। तो आप ओके। हमेशा पीवाईक्यू के टच में रहोगे तो आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है किस तरह से ऑप्शंस को फ्रेम करती है और आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो पीवाईक्यूज और रिवीजन इस टाइम वही काम आएगा। ओके सर। सर अगर आप कुछ थोड़ी और हेल्प कर दें और हमें ये बता दें कि 3 मस्ट थिंग्स टू डू एंड 3 मस्ट थिंग्स टू अवॉइड, 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो बच्चों को थोड़ी तो हेल्प मिल ही जाएगी। तो 3 मस्ट थिंग्स टू डू। आपको पढ़ना है, पहली बात तो पढ़ाई करनी है। तो रोज पढ़ना है। किसी दिन हो सकता है 2-3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जी। सेकेंड थिंग, मैम ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अभी आप हुँ, पढ़ाई करने बैठे हो तो रिजल्ट के बारे में अभी से नहीं सोचना है। हुँ, तीसरी चीज, पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस, ये आपकी गाइडिंग लाइट है। इनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारे सोर्सेस मार्केट में हैं, आपको वो अच्छे भी लगेंगे लेकिन उनका एग्जाम हुँ। इंपॉर्टेंस उतना कम, उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आपको उस तरफ डाइग्रेस नहीं होना है। थ्री ओके। मच थिंग नॉट टू डू। 3 मिस्टेक्स हम टू अवॉइड आई वुड से। मिस्टेक्स टू जी, अवॉइड। तो जी। मुझे लगता है कि जब तक आपके जीएस मेंस के नोट्स ना बन गए हो तब तक तब आपको आंसर राइटिंग नहीं शुरू करनी है, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको बहुत टाइम लगेगा, आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाओगे, मार्क्स कम आएंगे। जब आप जीएस ओके, मेंस के नोट्स बना चुके हो तभी आप आंसर राइटिंग शुरू करो। ओके। सेकेंड, मैम आप मेंस से पहले, प्रीलिम्स से पहले एक बार आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए, ताकि आपको फिर अच्छा। प्रीलिम्स के बाद आपको रिवाइज करना हो। सेकेंड थिंग हुँ, ये ये करना चाहिए। और थर्ड थिंग, मतलब ठीक है, मतलब जो भी आपको चीजें, हाँ अपने आप को कट ऑफ मत करो प्रिपरेशन के दौरान। कुछ लोग होते हैं कि या दिल्ली चले जाएंगे या आप कहीं रहेंगे तो अपने आप को सोसाइटी से, फ्रेंड से कट ऑफ हुँ, कर देंगे। आपके हुँ, एग्जाम में आपके अंदर प्रेशर बनता है,
उस प्रेशर को निकालने के लिए एक वेंट होना चाहिए, एक वॉल्व होना चाहिए, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। तो आपको कुछ टाइम अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को आधा घंटा 1 घंटा देना चाहिए। उनके साथ अगर घूमने भी जाना तो आप रोज घूमने जाइए, लेकिन आधा 1 घंटा जाइए और अपने आप को कट ऑफ मत कीजिए। तो ये नहीं करना है। ओके, ओके, मतलब कंसिस्टेंट रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और आइसोलेट नहीं होना है। यस मैम। ओके सर, ठीक है सर। सर अगर बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू ऑफ आवर्स, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर जर्नी इन वन सिंपल सेंटेंस तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि करते करते हो जाता है। शुरू में लगता है कि मुश्किल है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। कोई बहुत हुँ, अच्छे हुँ। कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। तो हुँ, कॉन्फिडेंस की हुँ। कमी मेरे अंदर भी थी, सबके अंदर हुँ, होती है। लेकिन ये जो एक मिथ है कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का, सिर्फ आईआईटीज के बच्चों का ही यूपीएससी होता है, तो दिस इज अ मिथ। हुँ। अगर आप इसमें लगे हुए हो, प्रोसेस पे अगर आप विश्वास करते हो और प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो हो जाता ओके सर। थैंक यू सर सो मच अपने है। इनसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अगर थैंक यू। दूसरा अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट्स भी देंगे, तो विश टू सी यू इन द लिस्ट एंड द टॉप मोस्ट रैंक्स। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच।